दोस्तों आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है केजीएफ चैप्टर 1। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। तो आज मैं आपको केजीएफ चैप्टर 1 फुल मूवी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1981 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर एक आदमी का डेथ वारंट साइन करती है, ये बोलकर कि ये बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और किसी को भी इसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ बात हो रही है मूवी के मेन हीरो की, जिसका नाम है रॉकी। उसके बाद हमें सीधा 2018 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस जर्नलिस्ट आनल एनगलगी एक बुक पब्लिश करते हैं। इसमें वो रॉकी की पूरी जिंदगी के बारे में लिखते हैं। गवर्नमेंट इस बुक को बैन कर देती है और इस बुक की सभी कॉपीज को जला दिया जाता है। इस बुक की एक आखिरी कॉपी किसी तरह से न्यूज चैनल वालों के हाथ लगती है। वो न्यूज चैनल वाले आनल एनगलगी का इंटरव्यू लेते हैं, ये जानने के लिए कि इस बुक में कितनी सच्चाई है। और इस बुक का नाम है एल्डोराडो, जिसका मतलब है खोया हुआ सोने का शहर। आनल एनगलगी खुद इस किताब की कहानी बताना शुरू करते हैं। बात है 1951 की। कर्नाटक की कोलार डिस्ट्रिक्ट में कोयले की खुदाई के दौरान किसानों को कुछ अजीब पत्थर मिलते हैं। फिर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं और उनके साथ सूर्यवर्धन भी था, जो कि वहीं का रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। जब ये बात पक्की हो गई कि सभी पत्थर सोने के हैं, तब सूर्यवर्धन ने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को मार डाला ताकि ये बात बाहर न जाए। जिस दिन ये घटना होती है उस दिन पास के गाँव में एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि मूवी का मेन हीरो बनने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोलार में गोल्ड निकलने की वजह से वो जगह कहलाती है कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ। और ये एक असली जगह है कर्नाटक में, जहाँ पहले गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, पर अब किसी कारण से वो अब बंद हो चुकी है। केजीएफ तो असली जगह है, पर मूवी की कहानी असली नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। सूर्यवर्धन ने उस जगह को गवर्नमेंट से 99 साल के लिए लीज पर ले लिया और उसने वहाँ पर नराची नाम की कंपनी बनाई और सबको ऐसा दिखाया कि ये एक लाइम स्टोन माइन है, यानी चूने के पत्थर की खदान। सूर्यवर्धन कई सारे लोगों को नराची में लाकर जबरदस्ती काम करवाता था। इस कंपनी को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए उसने 5 पार्टनर्स बनाए थे, जो कि हैं कंवल, गुरु पंडियाल, राजेंद्र देसाई, एंड्रियोस और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। अधीरा को छोड़कर बाकी पार्टनर्स केजीएफ को छोड़कर दूसरे शहरों में बिजनेस संभालते थे। उनका ये गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस काफी जोरों पर चल रहा था। लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके बाद सभी पार्टनर्स केजीएफ पर कब्जा करने की सोचने लगे। सूर्यवर्धन ने इस बीमारी की हालत में अपने बेटे गरोड़ा को कंपनी का मालिक बना दिया, पर यह बात सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को पसंद नहीं आई। उसने गरोड़ा को मारने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन गरोड़ा अधीरा को मारने में कामयाब हो गया। अब गरोड़ा ही इस साम्राज्य पर राज करने लगा, पर वो बहुत जालिम था, इसीलिए सभी पार्टनर्स उससे नफरत करते थे। ये सब तो हुई बाकी कैरेक्टर की बात। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर यानी रॉकी के बारे में। रॉकी का असली नाम राजा कृष्णप्पा था। उसकी माँ एक विधवा और बहुत ही गरीब औरत थी। जब राजा 10 साल का था उसकी माँ बीमारी से मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे से वचन लिया था कि उसे बड़ा होकर अमीर और ताकतवर बनना होगा, ताकि वो खुद भी अच्छी तरह जी सके और दूसरों की भी मदद कर सके। इस वादे को पूरा करने के लिए राजा मुंबई चला गया और उसने अपना एक नया नाम रखा रॉकी। वहाँ उसने अपनी हिम्मत से डॉन शेट्टी का दिल जीत लिया और उसके लिए काम करने लगा और धीरे धीरे बहुत ताकतवर बन गया। वो अच्छों के लिए बहुत अच्छा था और बुरों के लिए बहुत बुरा। वो डॉन शेट्टी का खास आदमी बन गया और मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम संभालने लगा। रॉकी दूर दूर तक बहुत फेमस हो गया था। 1978 में डॉन शेट्टी का बॉस अधीरा, जो कि केजीएफ के पार्टनर्स में से एक है, वो रॉकी को एक काम सौंपता है। काम पूरा होने की सूरत में वो रॉकी को पूरा मुंबई देने की ऑफर करता है। फिर उस काम के लिए रॉकी को बेंगलोर बुलाया जाता है। बेंगलोर में राजेंद्र देसाई, जो कि केजीएफ का पार्टनर है, वो रॉकी को बोलता है कि उसे गरोड़ा को मारना होगा। सभी पार्टनर प्लान बनाकर गरोड़ा को बेंगलोर बुलाते हैं, लेकिन गरोड़ा इस चाल के बारे में पहले ही सब जानता था, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अगर गरोड़ा चाहता तो वो अपने सभी दुश्मनों को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो अपने पिता के जिंदा रहने तक अपने किसी पार्टनर को नहीं मारेगा। इसीलिए वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। उसके जाने के बाद सभी पार्टनर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने शेर की पूंछ पर पैर रख दिया। लेकिन रॉकी फैसला करता है कि वो गरोड़ा को उसी के घर में जाकर मारेगा। सभी पार्टनर इस नए प्लान पर काम करना शुरू करते हैं और वो एक अंदर के आदमी के जरिए केजीएफ की कुछ खुफिया जानकारी रॉकी को देते हैं। नराची में काम करने के लिए बहुत से लोगों को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता था। ऐसे ही जब गरोड़ा के आदमी एक गाँव में लोगों को उठाने के लिए गए, तब रॉकी वहाँ पहुँच गया और उन लोगों में शामिल होकर नराची पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद उसे समझ आता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है। वहाँ तकरीबन 20,000 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। हर किसी से 12 घंटे काम करवाया जाता और कमजोर लोगों को मार दिया जाता था। वहाँ के गार्ड्स बहुत खतरनाक थे। नियम तोड़ने वालों को तुरंत ही गोली मार दिया करते थे। नराची में माइनिंग स्टोन से थोड़े फासले पर गरोड़ा का महल था, जहाँ उसके पिता और भाई उसके साथ रहते थे। इस महल की सुरक्षा बहुत मजबूत थी, कोई भी यहाँ आसानी से नहीं आ सकता था। रॉकी ने वहाँ रहकर पूरी जगह का अच्छे से मुआयना कर लिया था। उसने गरोड़ा के महल तक पहुँचने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। अब वो बस सही मौके की तलाश में था। वहाँ रहते हुए रॉकी ने कई लोगों को बुरी तरह मरते हुए देखा। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन एक दिन जब वहाँ के गार्ड्स एक अंधे बूढ़े आदमी को मार रहे होते हैं, तब रॉकी खुद को रोक नहीं पाता और उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए 23 गार्ड्स को मार देता है और अब वो सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। रॉकी उन 23 गार्ड्स की लाश को जला
बुलाकर अपने लोगों को सिग्नल भेजता है कि अब वो पूरी तरह तैयार है। तब एक बड़ा राज सामने आता है। सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा विराट अपने भाई को मारने के प्लान में शामिल है। विराट अपने भाई से बिल्कुल अलग था और वो दिल का अच्छा था। उसी ने सभी पार्टनर्स तक नाराजी की खुफिया जानकारी पहुंचाई थी ताकि रॉकी अंदर घुस सके। और अब रॉकी का सिग्नल मिलते ही विराट भी तैयार हो जाता है, लेकिन गार्ड्स की गैर मौजूदगी और बड़ी सी आग को देखकर गरोड़ा के लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो चेकिंग के लिए उस जगह पर जाने लगते हैं। तभी विराट उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने पिता को मार देता है। सूर्यवर्धन के मरने की खबर सुनते ही सब लोग वापस मुड़ जाते हैं और रॉकी बच जाता है। गरोड़ा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद ये करता है कि वो काली पूजा के बाद सबकी खबर लेगा। गरोड़ा हर साल पूजा में 3 बकरों की बलि चढ़ाता है, लेकिन इस साल वो बकरों की बजाय 3 इंसानों की बलि चढ़ाने वाला था। ये 3 लोग उसके दुश्मन थे जिन्हें एक खास कमरे में कैद करके रखा गया था। जब गरोड़ा पूजा करने के लिए निकलता है तब रॉकी सबसे छुपकर वहां पहुंच जाता है जहां उन 3 लोगों को रखा गया था। रॉकी उनमें से एक आदमी को मारकर उसकी जगह ले लेता है। फिर उन 3 लोगों को पूजा में लाया जाता है। इस पूजा में नराची के सभी गार्ड्स और काम करने वाले 20,000 लोग भी शामिल थे। गरोड़ा पूजा शुरू करता है और 2 लोगों की बलि चढ़ा देता है, लेकिन जब तीसरे की बारी आती है तब रॉकी सबसे छुपकर गरोड़ा के ही तलवार से उसका गला काट देता है। रॉकी ने हजारों लोगों के सामने गरोड़ा को मार डाला। ये खबर आग की तरह फैल गई। केजीएफ के चारों पार्टनर्स ये सोच रहे थे कि अब वहाँ उनका राज होगा, लेकिन रॉकी के दिल में कुछ और ही था। वो यहाँ मुंबई जीतने के लिए नहीं आया था, उसे तो पूरा केजीएफ चाहिए था। वो चाहता तो गरोड़ा को बेंगलोर में ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रॉकी उसे केजीएफ में सबके सामने मारना चाहता था ताकि वो वहाँ पर राज कर सके। गरोड़ा के मरते ही उसके गार्ड्स रॉकी को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब 20,000 लोग रॉकी के साथ मिल चुके थे जो कि उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। रॉकी के अलावा और भी ऐसे लोग थे जिनकी नजर केजीएफ पर टिकी हुई थी। एक तो दुबई का इनायत खलील और दूसरा सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, जो कि अभी तक मरा नहीं था। वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। ये सारी घटनाएं हुई थी 1978 में, पर ये सिर्फ आधी कहानी है। बाकी की कहानी चैप्टर 2 में दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी का कई लोगों से सामना होगा जो कि केजीएफ पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ने रॉकी को मारने का ऑर्डर दिया था।